हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूनियन बजट का सार देखेंगे, पूरा 2022-23 का पूरा केंद्रीय बजट देखेंगे। और ये यूपी पीसीएस के एग्जाम में या आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आरओ मेंस देना है तो निबंध में इन चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। तो ये जो बजट था, ये निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने पेश किया था 1 फरवरी 2022 को। 1 फरवरी को इसको पेश किया गया है। और ये जो मोदी सरकार का 10वां बजट है, एक अंतरिम बजट उसमें इंक्लूड है। तो ये कुल मिला के टोटल ये 10वां बजट है पूरे कार्यकाल के दौरान दोनों। और दूसरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो दूसरे कार्यकाल का ये चौथा बजट है, 4th बजट। चलिए आगे चलते हैं। इस बार अमृत काल के कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी आज़ादी है उसके 75 साल पूरे हो गए हैं। तो अगले के 25 साल को अमृत काल कहा जा रहा है कि अगले 25 वर्ष में हमें एक नए भारत का निर्माण करना है। तो उसी के हिसाब से ये बजट बनाया गया है। अमृत काल के लक्ष्य जो हैं, इनमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से अमृत काल के लक्ष्य नहीं हैं। तो इसमें कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं। पहला लक्ष्य है आर्थिक समृद्धि और समग्र कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पे दोनों शब्द याद रखिएगा, आर्थिक समृद्धि और समग्र कल्याण। दूसरा है प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही को बढ़ावा देना। यहाँ पे सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर है निजी निवेश को जुटाने का समर्थन करते हुए सार्वजनिक पूंजीगत निवेश के साथ निजी निवेश के एक लाभप्रद चक्र का सृजन करना। यहाँ पे निजी निवेश को जुटाने की बात की गई है। तो ये चीज़ तीनों याद रखना है, आर्थिक समृद्धि, समग्र कल्याण, सक्षम विकास, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्यवाही और निजी निवेश को जुटाने का समर्थन। आगे चलेंगे। ये तो हो गए तीनों अमृतकाल के लक्ष्य। फिर 4 स्तंभ क्या है, जो 4 पिलर्स हैं इस बजट के। पहला है पीएम गति शक्ति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों जो यहाँ पे पिलर दिए गए हैं। पीएम गति शक्ति। दूसरा है समावेशी विकास। तीसरा है उत्पादन में सुधार एवं निवेश, सनराइज क्षेत्र को अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही। यहाँ पे ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्यवाही दोनों में है। जो अमृतकाल के लक्ष्य थे उनमें भी शामिल है और यहाँ पे चारों स्तंभों में भी शामिल है। यहाँ पे पीएम गति शक्ति और समावेशी विकास जरूर याद रखना है। फिर चौथा है यहाँ पर निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं पीएम गति शक्ति के बारे में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले 7 कारक या क्षेत्रक हैं। तो पीएम गति शक्ति में 7 क्षेत्र आएंगे। कौन कौन से? सड़क विकास, रेलवे विकास, हवाई अड्डा विकास, बंदरगाह विकास, सार्वजनिक परिवहन। कुल मिला के हर तरफ से कनेक्टिविटी की इसमें बात की गई है। जलमार्ग, लॉजिस्टिक और संरचना इसमें शामिल है। सब चीज़ जितना भी ट्रांसपोर्ट वाला मीडियम है सब इसमें शामिल है, देख लीजिए। और लॉजिस्टिक और संरचना शामिल है, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हो। सभी चीज़ें गति शक्ति में रखी गई हैं। आगे चलेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में इन 7 क्षेत्रों में से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा गया है, जैसे कि बात की गई है। 7 इसमें शामिल है। आगे इसमें सड़क परिवहन में क्या चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो बजट का लक्ष्य है। तो एक्सप्रेस वे के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना है। 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा सड़कों का, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का। राजमार्ग नेटवर्क विस्तार के लिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। तो 25,000 किलोमीटर, ये जरूर याद रखना है। 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा 2022-23 में। इसके लिए रुपए कितने रखे गए हैं? 20,000 करोड़। सड़क के बाद अब रेलवे के बारे में देखेंगे। तो इसमें एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें हर स्टेशन का एक पर्टिकुलर उत्पाद को प्रमोशन दिया जाएगा, जैसे उसका बिक्री अच्छे से हो। फिर 2022-23 में 2,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क को कवच तकनीकी के तहत लाया जाएगा। कवच एक तरह की स्वदेशी तकनीकी है, जिसमें ऑटोमेटिकली ट्रेन को रुकने की बात है उसमें शामिल। मतलब इस तरह की टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी जिससे एक्सीडेंट कम हो। तो ये 2,000 किलोमीटर के नेटवर्क को कवच से जोड़ा जाएगा 2022-23 में। फिर 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलानी। यहाँ पे साल भी याद रखना है। 3 साल में कितनी ट्रेनें? 400 वंदे भारत ट्रेनें। और 3 साल में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की बात की गई है। 400 वंदे भारत ट्रेन, 2,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को कवच से जोड़ना है, एक स्टेशन एक उत्पाद। ये सभी बातें हो गई रेलवे की। आगे चलेंगे। पर्वतमाला या रोपवे के बारे में क्या चीज़ें कही गई हैं। तो 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविधाएं यहाँ पे शामिल हैं। तो कितनी रोपवे परियोजनाएं पूछा जा सकता है? 8, जिसमें किलोमीटर कितने हैं? तो 60 किलोमीटर को रोपवे के माध्यम से जोड़ा जाएगा। आगे चलेंगे। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इसमें शामिल है। अब क्या क्या चीज़ें इसमें हो गई एक बार देख लीजिए। सड़क हो गया था, रेलवे हो गया, पर्वतमाला हो गया। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में क्या चीज़ है? 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए पीपीपी मॉडल के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 4 स्थानों पर ऐसे पार्क का निर्माण किया जाएगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का, जहाँ पे सभी सुविधाएं मौजूद हों जो कि ट्रेडिंग से संबंधित होती हैं। आगे चलेंगे। सार्वजनिक लोक शहरी परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। सार्वजनिक लोक परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी आएगी। ये भी सब सारी चीज़ें जितनी चल रही सब पीएम गति शक्ति के तहत हैं।
मतलब अगर रेलवे से हमें बस स्टॉप पे जाना है तो कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। अब बात करेंगे पीएम गति शक्ति के बाद समावेशी विकास की, जो दूसरा वाला स्तंभ था। इसमें कृषि की बात की गई है। कृषि में क्या क्या चीज़ें हैं? गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान। यहाँ पे कितने किसानों की बात की गई है? 1.63 करोड़। और कितने रुपए की? तो 2.37 लाख करोड़। तो ये पैसे याद रखने हैं। आगे है देश भर में रसायन मुक्ति प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है। शुरुआत में जो ये प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना है, जिसमें जो रसायन यूज़ ना हो, ऐसे कीटनाशक यूज़ ना हो, तो वो एरिया है गंगा नदी के किनारे का 5 किलोमीटर का एरिया स्टार्टिंग में, बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। नाबार्ड द्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्यम स्टार्टअप्स को वित्त पोषण किया जाएगा। जितने भी कृषि से संबंधित स्टार्टअप खुले हैं उन्हें नाबार्ड जो है पैसे देगा। आगे चलेंगे, फसलों का मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशकों और अन्य छिड़काव के लिए किसान ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे जो किसान हैं उनकी हेल्थ पे ज़्यादा असर ना पड़े और वो आराम से अपना खेतों में छिड़काव कर सकें। इसके लिए ड्रोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और ज़मीनी विवाद कम हो, इसलिए भूमि डिजिटलीकरण की बात की गई है। आगे चलेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना की भी इस बजट में बात की गई है। 14,000 करोड़ रुपये बजट की परियोजना है केन बेतवा लिंक, 14,000 करोड़। फिर आता है इसमें कितने क्षेत्र को सिंचाई उपलब्ध हो पाएगी इस केन बेतवा लिंक से? तो 9.08 लाख हेक्टेयर की यहाँ पे कृषि भूमि सिंचित होगी इस परियोजना के अंतर्गत। अब एमएसएमई के बारे में देख लेंगे तो इसमें क्या क्या बात कही गई है। तो 3-4 चीज़ों को एक साथ मिला दिया गया है, जिससे सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके एक ही स्थान पर। उद्यम ई श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ दिया गया है। किसको किसको? उद्यम ई श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा और असीम पोर्टल को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसके अलावा 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना, जिसे ECLGS कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकता है, उसके तहत अतिरिक्त ऋण दिया जाएगा। कितने एमएसएमई को? वो 130 लाख एमएसएमई को। किस योजना के तहत? इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत। और ये जो योजना है क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना, इसे 2023 तक बढ़ा दिया गया है। जो ECLGS योजना है, इसके तहत गारंटी कवर को कितना कर दिया गया है? तो 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना बढ़ा के कितना किया गया है? तो 50,000 करोड़ से बढ़ा के 5 लाख करोड़। आगे चलेंगे, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। इसमें इस योजना के तहत ज़्यादा ऋण किसानों को उपलब्ध हो पाएगा, ज़्यादा रोजगार उपलब्ध होगा। इसमें ज़्यादा फैक्ट की बात नहीं थी। आगे चलेंगे, 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक स्कीम चलाई गई है, कार्यक्रम खुला है जिसका नाम है रैम्प। इसका रैम्प का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। ये कार्यक्रम एक चालू हुआ है। कितने रुपए का है ये? 6,000 करोड़ रुपए का ये कार्यक्रम। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है रैम्प का, रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम। आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स भी याद रहते हैं तो हो जाएगा, ऑप्शन दिखेगा तो। कौशल विकास की बात की जाए तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, जिसे कहते हैं देश या फिर स्टैक ई पोर्टल, इसकी शुरुआत की गई है। इससे ऑनलाइन प्रशिक्षण को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कौशल विकास सुनिश्चित होगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। ड्रोन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है हर क्षेत्र में। आगे चलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ है? तो PM ई विद्या के तहत एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। पहले ये केवल 12 पे आता था, 12 चैनल पे। अब ये 200 टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा, जिसका नाम है एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम। तो पूछा जा सकता है किस ये योजना के तहत है? तो PM ई विद्या योजना के तहत। 75 ई लैब्स, महत्वपूर्ण चिंतन, कौशल और प्रभावी शिक्षण के लिए इतनी लैब खोली जाएंगी। कितनी लैब? ई लैब 75 ई लैब्स। डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा टीचर्स को, मतलब डिजिटल टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डिजिटल उपकरण प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे ऑनलाइन टीचिंग बेहतर हो सके। तो टीचर्स के लिए सुविधा ये उपलब्ध है। डिजिटल विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ये भी शिक्षा के तहत है इस बार के बजट में। फिर आते हैं स्वास्थ्य पे, तो इसमें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत खुले प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है, जिसमें डिजिटल रजिस्ट्र्ड पहचान पत्र, सभी चीज़ें जो पेशेंट की सभी चीज़ें यहाँ पे डिजिटल होंगी। तो ऐसा काम किया गया है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जारी किया गया है। मानसिक जो स्वास्थ्य खराब हो रहा था इस लॉकडाउन के बाद में, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा भी कार्यक्रम चला है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाएगा। इस कार्यक्रम का नाम है राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। आगे चलेंगे, सक्षम आंगनवाड़ी की शुरुआत यहाँ पे की गई है। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है? तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रारंभ की गई है। सक्षम आंगनवाड़ी के तहत 2 लाख सक्षम आंगनवाड़ी में उन्नयन का कार्य किया जाएगा। आंगनवाड़ी को बेहतर करने का मुख्यतः यहाँ पे काम किया गया है। आगे चलेंगे, हर घर नल से जल। इसमें क्या है? 2022-23 में
3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। तो हर घर नल से जल में 60,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। कितने परिवार इसमें कवर होंगे? तो 3.8 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या किया गया है? 2022-23 में 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा होगा। कितने लाख? 80 लाख। फिर आता है पीएम डिवाइन या फिर प्रधानमंत्री डिवाइन कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास की ये पहल है पीएम डिवाइन, जिसमें युवा और महिलाओं की आजीविका समर्थ बनाया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें उनकी आजीविका सुनिश्चित हो सके। इसके लिए कितने रुपए रखे गए हैं? तो 1500 करोड़ रुपए, जिससे उनको स्किल डेवलपमेंट वगैरह उनका किया जाएगा, युवाओं का और महिलाओं का। आगे चलेंगे, कुछ अन्य बातें जो बजट में इंपॉर्टेंट थी। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया गया है। डाक कार्यालयों द्वारा डिजिटल बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डिजिटल भुगतान सुनिश्चित होगा। शहरी नियोजन होगा और ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लग सकें। दूरसंचार की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। निर्यात प्रोत्साहन दिया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात इसमें कही गई है। देखिए, अभी ब्रह्मोस मिसाइल को भी हम दे रहे हैं फिलीपींस को। आगे चलेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इस बार का बजट कितना था? 39.45 लाख करोड़, और राजकोषीय घाटा अनुमानित जो था वो 6.4 था %। बाद में इसमें थोड़ा संशोधन हुआ था तो 6.9% हो गया था। आगे चलेंगे, रुपए के आय के स्रोत और व्यय कहाँ पे होता है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आय होती है वो हमें ऋण और अन्य से होती है। अगर बात की जाए, ऋण भी इसमें शामिल किया जाएगा तो ऋण आएगा। अगर ऋण को हटा दिया जाए तो जीएसटी आएगा। ऋण तो एक तरह से हमारे ऊपर लायबिलिटी होती है, इसलिए अगर इसको हटाना चाहें तो पहले नंबर पर जीएसटी आएगा। तो पहला है ऋण, दूसरा जीएसटी 16%, फिर आयकर, फिर निगम कर। निगम कर और आयकर सेम है, देखिए 15% और जीएसटी जो है 16%। फिर ये तीनों पहले का स्टार्टिंग का याद रहना चाहिए, बाद में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7%, सीमा शुल्क 5%। व्यय कहाँ पे होता है? पैसा। तो सबसे ज़्यादा व्यय जो हम ब्याज भुगतान करते हैं, हमने पैसे भी ज़्यादा लिए थे सबसे ज़्यादा, तो भुगतान भी सबसे ज़्यादा होगा, तो 20% इसमें जाता है। राज्यों के हिस्से में 17% जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो हैं उसमें 15% जाता है। फिर सब्सिडी वाला याद रखना है, सब्सिडी और रक्षा दोनों में 8%, पेंशन 4%। तो इतना पूरा याद रखना है, पेंशन 4%, सब्सिडी और रक्षा में 8%, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 15%। आगे चलेंगे, तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, 29,44,909 करोड़ रुपए का ये बजट था। पेंशन के लिए कितना चीज़, इसमें कितने रुपए रखे गए थे, तो पेंशन वगैरह पूछ लिया जाता है, एक दो चीज़ें। तो यहाँ पे नंबर्स बस आपको दिमाग में रखने हैं। 207,132 सब करोड़ रुपए में है, 207,132। फिर आगे चलेंगे, रक्षा में 3,85,370, यहाँ पे नंबर्स पे ही फोकस करेगा। 385,370। सब्सिडी में कितना है? तो 31,17,866। यहाँ पे सब्सिडी में बहुत ज़्यादा पैसे आवंटित किए गए हैं, याद रखिएगा। 31,17,866 करोड़ रुपए इसमें दिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस पे है? खाद्य पे। खाद्य जो उत्पाद होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई है। दूसरे नंबर पर उर्वरक को, तो इनको अरेंज करने को आ सकता है। सबसे ज़्यादा खाद्य, दूसरा उर्वरक। फिर शिक्षा के लिए 1, उसके बाद 04278, 1,04,278 करोड़ रुपए दिए गए हैं शिक्षा के लिए, 1,04,278 करोड़। फिर आता है स्वास्थ्य, तो इसके लिए दिया गया है 86,606 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य के लिए 86,606 करोड़ रुपए। तो ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से आप कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो नीचे यूपीपीसीएस की, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख के ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जो कि 10 टेस्ट हो चुके हैं हर संडे। आज डेट कितनी है? अप्रैल चल रहा है ये। 10 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, और जितने 12 जून तक टेस्ट चलेंगे, हर संडे चलते रहेंगे, जिसमें आपको सभी तरह के पीडीएफ, जितने यहाँ पे हैंड रिटन पीडीएफ हैं या जितना भी बताया जाता है आपको, सभी चीज़ों के पीडीएफ भी उपलब्ध होंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज पूरा एक्सप्लेन्ड आंसर के साथ उपलब्ध होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।